नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आधारित है। केमिस्ट्री में क्लास 12th में एक चैप्टर है सॉल्यूशन। उसमें एक टॉपिक है द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हिंदी में कहते हैं हम अणु संख्या गुणधर्म। देखिए, इसी में हम पूरा डिस्कस करेंगे। पहले समझ लें कि अणु संख्या गुणधर्म होते क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या। देखिए, नाम से समझ में आ रहा, अणु संख्या का मतलब होता है अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले। मीन्स अगर सॉल्यूशन के अंदर कोई भी सॉल्यूशन है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, या तो सॉल्वेंट के होंगे। सॉल्यूशन जो बनता है सॉल्वेंट में सोल्यूट मिलाकर सॉल्यूशन बनता है। तो अगर हम किसी सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट मिला देते हैं तो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वजह से जो प्रॉपर्टीज में चेंजेज आते हैं उन्हें हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो ये देखिए 4 प्रकार की होती हैं। एक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। और चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। देखिए दोस्तों, कुछ चीजें तो नाम से ही समझ में आ रही हैं। इसमें लिख रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब में कमी होना। लोअर मतलब कम होना, वाष्प दाब में कमी हो रही है मतलब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मतलब वाष्प दाब घट रहा है। अगर हम किसी प्योर सोल्वेंट में, मान लीजिए हमने कोई प्योर सोल्वेंट ले रखा है, इसमें अगर हम कोई सोल्यूट मिला देते हैं, कोई भी सोल्यूट मिला दीजिए, उसकी वजह से क्या चेंज आएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा। एक चीज तो हमें यहां से क्लियर हो रही है कि अगर हम सोल्यूट मिला रहे हैं किसी प्योर सोल्वेंट में, ये सोल्वेंट है हमारा। अब देखिए सोल्यूट भी कौन सा डिपेंड करता है, सोल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। अवाष्पशील अगर कोई सोल्यूट मिलाओगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी। अब इस कमी को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहेंगे। बाकी एज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्यों कहा गया है, ये चीज आपको बाद में बताई जाएगी। दूसरी चीज ये कह रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि अगर हम सोल्वेंट के अंदर कोई सोल्यूट मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा मतलब बढ़ जाएगा। क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, जो उसका पहले क्वथनांक उससे और ज्यादा बढ़ जाएगा। तब जब हम कोई सोल्यूट मिलाते हैं सोल्वेंट के अंदर। तीसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन हो जाएगा किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट में। जो हिमांक था उसमें अवनमन हो जाएगा, अवनमन का मतलब कमी, हिमांक जो है पहले से घट जाएगा। और चौथी है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। देखिए सारी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये क्या करते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं कि सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने पार्टिकल्स हैं। अगर हम सोल्यूट के पार्टिकल्स को और मिला देते हैं तो इनमें चेंजेज आते हैं। चेंजेज क्या आते हैं, वाष्प दाब कम हो जाता है, और जो हमारा क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, और जो हिमांक है वो घट जाता है। और एक है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाता है। ये चीज आपको समझाई जाएगी अलग तरीके से। तो देखिए जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, मान लीजिए हमने कोई प्योर सोल्वेंट ले रखा है, उसमें हमने कोई सॉल्यूशन मिलाया। अगर हमने प्योर सोल्वेंट लिया, उसके अंदर सोल्यूट मिला दिया, उसका सॉल्यूशन बन गया, तो कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर में क्या कमी आ जाएगी। मान लीजिए प्योर सोल्वेंट का वेपर प्रेशर था P0 और सॉल्यूशन का है PS, हमने इस तरीके से डिनोट कर लिया। तो ये क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर में कितनी कमी आ गई ये चीज होगी। अगर हम इसे डिवाइड कर दें प्योर सोल्वेंट के वेपर प्रेशर से तो क्या होगा, इसे कहेंगे हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा हमारा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मान लीजिए जो सॉल्यूशन, इसके बाद जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट है TS, और जो हमारा प्योर सोल्वेंट था उसका है TB0, हमने मान लिया बॉइलिंग पॉइंट उसका TB0 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसे हम कहेंगे डेल्टा TB। ये हमारी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अगला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, जो पहले से फ्रीजिंग पॉइंट था उससे कम हो जाएगा। मान लीजिए इसे हम TF से दर्शा सकते हैं, प्योर सोल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट था TF था, और जो सॉल्यूशन का वो कम हो गया, उसे हम TS कह सकते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा हमारा, इसे हम कहेंगे डेल्टा TF। ये हमारा है हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF से इसे शो करेंगे। अगला है ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसे हम पाई से डिनोट करते हैं। ओके गाइस, अब देखिए इन चारों प्रॉपर्टीज को मैं
अलग अलग वीडियोस में, एक वीडियो में एक प्रॉपर्टी आएगी, उसके बारे में पूरी डिटेल, और उसके पर आधारित न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, चाहे अपना यूपी बोर्ड हो, उसमें सब तरह के न्यूमेरिकल्स भी और सारा डेरिवेशन भी, इन चीजों को मैं कवर करूंगा। लेकिन एक टॉपिक के लिए एक वीडियो चाहिए, 4 वीडियो में बनेगी। उससे पहले देखिए हमारा क्या काम है, सबसे पहले हम क्या समझते हैं, जो इसमें टर्म यूज हो रहे हैं जनरल टर्म है, ज्यादातर तो जानते होंगे, बाकी फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, और ओस्मोटिक प्रेशर। इन पॉइंटों को समझेंगे। ऐसे जो सोल्यूट हमने मिलाया, सोल्यूट हमने कहा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब अवाष्पशील विलेय, वो क्या होता है, वोलेटाइल क्या होता है, तो ये टर्म हम जान लेंगे, उसके बाद हम जो है इन टॉपिकों को कवर करेंगे। ओके गाइस, तो अब एक एक जो टर्म है, इन टर्मों को हम एक बार चेक कर लेते हैं। उसके बाद पहले तो हम एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि अवाष्पशील विलेय क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या होते हैं। देखिए 2 तरह के सब्सटेंस पाए जा सकते हैं, वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल, वाष्पशील और अवाष्पशील। ऐसे सोल्यूट या ऐसे पदार्थ जिन्हें हम गर्म करें वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएं, उसे हम कहेंगे वोलेटाइल वाष्पशील। जैसे पानी है, पानी को हम गर्म करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जिन्हें हम गर्म करें और वो वेपर में कन्वर्ट ना हो तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील विलेय कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने पानी ले लिया और इसे हमने गर्म करा, क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें मान लीजिए आपने सोडियम क्लोराइड मिला दिया, नमक मिला दिया। अब जो नमक मिलाया, क्या ये नमक वेपर में कन्वर्ट होता है? नहीं होता। घर में खाना बनता है, सबके घर में खाना बनता है, नमक डालते हैं या चीनी भी डालते हैं, तो क्या वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है? अगर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती, वाष्प के साथ उड़ जाती, तो खाने के अंदर तो नमक ही गायब हो जाती, ऐसी चीनी गायब हो जाती। चाय बनाते हैं, अगर चीनी डाली, चीनी भी अगर वेपर में कन्वर्ट हो जाती तो गायब हो जाती, दोबारा से चीनी डालनी पड़ती। तो ऐसे जितने भी पदार्थ होंगे जो वेपर में कन्वर्ट ना हो गर्म करने पर भी, वो क्या हमारे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कहलाएंगे, अवाष्पशील विलेय पदार्थ कहलाएंगे। ओके गाइस, अब देखिए इसमें आती ही बात हम करते हैं वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर क्या होता है? देखिए पहली चीज तो एक क्लियर कर लें कि जो वेपर है किसी भी लिक्विड की या वोलेटाइल सब्सटेंस की, मतलब वाष्पशील पदार्थ की, जो वेपर बनेगी, मान लीजिए हमने यहां वाटर ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, पानी ले लेते हैं, तो इसकी जो वेपर बनेगी वो जितना प्रेशर क्रिएट करेगी उसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर। अब पता कैसे चलेगा? अगर आपने इसे ओपन वेसल में, मतलब खुले बर्तन में रख लिया और उसके बाद उसे गर्म करा तो वेपर बनी, वो तो उड़ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा क्या वेपर प्रेशर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो आप अपैरेटस ले रहे हैं या जो भी बर्तन ले रहे हैं उसे हम बंद करना पड़ेगा। जो लिक्विड लिया है हमने, वोलेटाइल लिक्विड, जो विलेय पदार्थ है हमारा, मान लीजिए पानी ले लिया हमने, H2O ले लिया, इसे हम किसे बंद बर्तन में रखना पड़ेगा। अब इसकी जो वेपर बनेगी वो वेपर इसकी दीवारों पर जाकर टकराएगी, और टकराने के बाद जो दाब उत्पन्न होगा, जो प्रेशर क्रिएट होगा, उसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर, वाष्प दाब कहेंगे। अगर बंद बर्तन नहीं है तो वाष्प दाब का पता ही नहीं चलेगा। ओके गाइस, अब देखिए इसमें क्या है, अगर हम इसे गर्म करने लगे और ज्यादा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वेपर ज्यादा बनेगी, वेपर बनेगी तो दीवारों से आकर टकराएगी, उससे क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, वो हमारा वेपर प्रेशर है। मींस टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वाष्प दाब बढ़ेगा। अब आपने सुना होगा जेम्स वाट, जिन्होंने क्या करा था, जेम्स वाट ने रेलवे का जो इंजन है, रेलवे लाइन में जो इंजन यूज हुआ था शुरुआत में, उन्होंने शुरुआत की थी, रेल का इंजन बनाया था। उन्हें वाष्प से पिस्टन चलाई, पिस्टनों को ढकेला, पिस्टन ने पहिया रोटेट करा और इससे रेल इंजन बन गया। तो उन्होंने ताकत समझी थी कि वाष्प की ताकत होती कितनी है, वेपर की ताकत कितनी होती है। उन्होंने क्या करा, देखा था कि चाय की केतली पर ढक्कन रखा था और जब उसे गर्म करा तो ढक्कन एक साइड में गिर गया। उन्हें लगा कि हाँ भी कुछ तो पावर होगी इसकी, तो वहां से उन्हें वेपर के प्रेशर का पता चला कि भाई वेपर प्रेशर भी कुछ होता है, उसकी पावर होती है। ठीक है गाइस, तो अब जो वेपर प्रेशर है, देखिए टेम्परेचर पर, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होगा। टेम्परेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, जितना ताप बढ़ा दोगे, जितना टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब बात हम किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर में क्या हमने अभी बात करी कि क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है। कब होता है, जब हम ऐसा कोई पदार्थ इसके अंदर मिला लेते हैं। मान लीजिए आपने इसके अंदर, जैसे वेपर प्रेशर है, मान लीजिए इसका P नोट है, कब है, जब हमारा प्योर वाटर है, इसके अंदर कुछ और नहीं है,
तो वाटर के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, वेपर में। ये वाटर के मॉलिक्यूल कन्वर्ट वेपर में हो रहे हैं। अब आपने क्या करा, नेक्स्ट उसमें देखें, अब आपने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, मान लीजिए चीनी मिला दी, नमक मिला दी, तो होगा क्या, वो भी इसके अंदर, जैसे ये लेयर होती है, मॉलिक्यूल्स की लेयर होती है, लिक्विड में भी लेयर की लेयर पाई जाती है। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल की एक नीचे लेयर होगी, उसके ऊपर लेयर होगी, उसके ऊपर लेयर होगी। तो जो भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं, एवास्फिल पदार्थ मिला रहे हैं, वो भी इस लेयर में कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेगा। देखिए मान लीजिए ये हमारी लेयर है, पहली लेयर, और ये हमारे इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल आ गए, ये ऐसी फिर दूसरी लेयर है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा एवास्फिल वाले पदार्थ है वो भी जगह लेगा इसमें, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, किसी लेयर में तो फिट होगा। मान लीजिए ये इस तरीके से फिट होगी। अब आपने इसे गर्म करा, अब देखते हैं वेपर। देखिए यहां वेपर बन रही थी क्योंकि सारे वोलेटाइल मॉलिक्यूल थे, सारे वाष्पशील थे, सब वाष्प में कन्वर्ट हो रहे थे। लेकिन यहां कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है, ये वेपर में कन्वर्ट होने का ही नहीं है, ये भी नहीं होने के, तो ये खुद तो कन्वर्ट हो नहीं सकते। बाकी क्या करेंगे, ये जो नीचे की लेयर है, नीचे के जो वोलेटाइल हमारे मॉलिक्यूल थे, वाष्पशील मॉलिक्यूल थे जल के या पानी के, वो क्या है, उन्हें भी ये दबा लेंगे, ब्लॉक कर लेते हैं, ढक लेते हैं, उन्हें भी वेपर में कन्वर्ट नहीं होने देते। तो जितनी वेपर पहले बन रही थी उससे अब वेपर कम बनेगी। यहां पर देखिए सारे मॉलिक्यूल फ्री हैं, टोटल के टोटल वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ वेपर प्रेशर P नॉट है, और ये सॉल्यूशन आपने मिला दिया। यहां पर आपने क्या लिया, यहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहां पर आपने ले लिया, नॉन वोलेटाइल कोई सॉल्यूट, कोई सा भी हो सकता है। तो इसने क्या करा, खुद तो वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ और नीचे वालों को वेपर में कन्वर्ट नहीं होने दिया, उन्हें ढक लिया। तो यहाँ वेपर कम बनी, जब वेपर कम बनेगी तो यहाँ क्या होगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा। इस वेपर प्रेशर को मान लो हम कह रहे हैं PS, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है P नॉट, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। कौन सा कम है, जो प्योर सॉल्वेंट का है वो ज्यादा है, सॉल्यूशन का कम है। ठीक है गाइस, ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा वेपर प्रेशर घट गया। किस वजह से घटा, जब हमने कोई एवास्फिल विलेय पदार्थ इसके अंदर मिला दिया, उसने इस लेयर्स में कहीं ना कहीं जगह ले ली। अब इनका जो डिफरेंस होता है, अगर मान लीजिए कितनी कमी आई, हमें देखना कमी कितनी आई। इसका था मान लीजिए इसका 100 था, और यहां देखोगे तो कम हो जाएगा, मान लीजिए इसका 95 रह गया। तो आपसे पूछा कितनी कमी हुई, तो आप क्या करेंगे, 100 में से 95 घटा देंगे, 5 की कमी हुई। मीन्स P नॉट में से PS अगर घटा दें, ये हमारा डेल्टा P हो जाता है। इसे कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में कमी। वाष्प दाब में कमी इतनी हो गई, लेकिन बात आती है आपेक्षिक अवनमन। तो प्योर सोलवेंट का, जो प्योर हमारा शुद्ध विलायक है, इसका जो वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर, इसे ऐसे डिवाइड कर दो, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। बाकी डिटेल में अगले उसमें पढ़ेंगे। अब अगला देखिए क्या है, हमारा है बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन। अगला हमारा जो टॉपिक है, ये है हमारा क्वथनांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पहले क्लियर होना चाहिए। क्वथनांक होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। देखिए नाम से पता लगा कि बॉइलिंग पॉइंट, बॉइल मतलब उबलना। तो कोई द्रव जितने ताप पर उबल जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। क्या ये परिभाषा सही है? नो, इट इज रॉन्ग। अगर पानी की बात करें तो ये तो 110 डिग्री पे भी उबलता है, 120 पे भी उबलता है, 150 पे भी उबलता है। तो क्या ये सारे जो है हमारे क्वथनांक हो गए? नो, ये सारे बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट होता है ऐसा टेम्परेचर, वह ताप जिस ताप पर किसी लिक्विड की जो वेपर होती है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो अच्छे से जानते होंगे। देखो एक बार फिर भी समझ लेते हैं। ये हमारा कोई लिक्विड, हमने चलो पानी की बात कर लेते हैं, पानी ले लिया, पानी के मॉलिक्यूल हैं ये बना लेते हैं, H2O के मॉलिक्यूल हैं। अब आप क्या करोगे, इसे गर्म करना शुरू कर देते हैं। थर्मामीटर से टेम्परेचर नापना शुरू कर देंगे। अब होगा क्या, जैसे जैसे धीरे धीरे इसे गर्म करेंगे तो क्या है, ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। क्यों कन्वर्ट होना शुरू होगा? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब हम इसे गर्म करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये यहां से निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मॉलिक्यूल क्यों है नीचे दबे हुए?
देखिए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है, वायुमंडल का दाब काम करता है, वो इन्हें नीचे दबाए रहता है, इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं एटीएम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ये हर जगह काम करता है, अपनी ह्यूमन बॉडी पे भी काम करता है। हमारी जो ये होती हैं जितने भी हमारी ये मसल्स, मतलब धमनियां, सिराएं जिन्हें कहते हैं, ये जो होती हैं वेन्स होती हैं, इनमें हमारा क्या है, ब्लड बह रहा होता है। जो ब्लड बह रहा होता है, ब्लड का भी एक प्रेशर होता है। ये मान लीजिए ब्लड है, ठीक है, नसों के अंदर बह रहा ब्लड। अब ये ब्लड निकल के क्यों नहीं भाग रहा बाहर को, बाहर निकल जाता, ये फट जाती, जैसा कहते हैं ना ब्रेन हेमरेज हो गया, दिमाग की नस फट गई। नस क्यों नहीं फटती हैं? क्योंकि एक प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों है? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर क्या है, वायुमंडल है। उस वायुमंडल की वजह से एक प्रेशर क्रिएट करा हुआ है, एक दाब लग रहा है, वो इन्हें रोके रख रखा है। ये बैलेंस है, इस समय जो ब्लड है बैलेंस है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ही है जितना हमारा ब्लड प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर है। मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ जाए ब्लड का प्रेशर बढ़ जाए, और ये बाहर का जो वायुमंडल का दाब है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, क्योंकि पृथ्वी पाया जाता है, चंद्रमा पर तो पाया भी नहीं जाता। अगर आप चंद्रमा पर चले गए तो वहां तो वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वायुमंडल का दाब वो जीरो है। अगर मान लो खुले में चले गए तो आपकी सारी नसें फट जाएंगी, ब्लड बाहर निकल भाग जाएगा। लेकिन धरती पे क्या है, क्योंकि एटमॉस्फेयर है, वहां पर एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो ये क्या है, ये इसे कंट्रोल रखता है, बैलेंस रखता है, इन्हें फटने नहीं देता। ठीक है गाइस, ऐसी क्या होता क्या है, देखो आपने सुना भी होगा पहाड़ों पे जाते हैं, क्योंकि जितनी ऊंचाई पे जाते हैं ना, जैसे जितनी ऊंचाई पे जाएंगे तो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे कहते हैं, वायुमंडल का दाब, वो कम होता चला जाता है। और जितनी ऊंचाई पे चले गए वायुमंडल दाब कम हो गया। लेकिन हमारी जो नसों के अंदर जो ब्लड है उनका प्रेशर तो उतना ही है। तो वहां पर क्या है, जो दिमाग की नसें होती हैं, क्योंकि वो थोड़ी कमजोर मुलायम होती हैं, वो आसानी से फट जाती हैं, तो ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं पहाड़ पर जाने पर, जितनी ऊंचाई पर जाते हैं। होते भी हैं ऐसे केस। चलिए बात यहाँ पर आती है कि हमने इसे टेम्परेचर मतलब दिया, और उससे क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो ये कोशिश करेंगे ऊपर कूदने की। लेकिन ये तब तक वेपर में नहीं कन्वर्ट हो पाएंगे जब तक इनका जो प्रेशर है, ये जो मॉलिक्यूल है हमारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये वेपर में कन्वर्ट होंगे, इनका प्रेशर जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये ध्यान रखना है कि जब कोई भी लिक्विड हो, उसके मॉलिक्यूल का जो प्रेशर है, जिसे हम वेपर प्रेशर कह रहे हैं, वो किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाए, तब ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू करते हैं, तब ये वेपर बन जाते हैं और निकल जाते हैं बाहर को। ओके गाइस, तो देखिए यही जो टेम्परेचर होता है, इसी को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये इसे टीबी से दर्शा सकते हैं, टेम्परेचर बिफोर बॉइलिंग पॉइंट, टीबी। अब प्योर सॉल्वेंट का लेना है तो इसे नोट लगा देते हैं, टीबी नोट। ये प्योर वाटर का क्या है, प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। तो आप तो सभी लोग जानते होंगे कि पानी हमारा कितने पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाता है, अगर शुद्ध पानी है, प्योर पानी है। मान लीजिए इसके अंदर कोई अशुद्धियां घुली हुई हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट घुला हुआ है। अब आजकल तो सब जगह का पानी ज्यादातर क्या है, प्रदूषित पानी है। अगर प्योर वाटर लेंगे, प्योर वाटर में भी देखिए एक होता है डिस्टिल्ड वाटर, आशुद्ध जल। पानी गर्म करा और गर्म करके उसकी भाप को ठंडा करा और तब हमने जो पानी बनाया वो प्योर वाटर कहलाता है। उसका आप निकालेंगे बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड निकलेगा। ये इसका जो है हमारा क्या है, क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है शुद्ध पानी का। अब बात हम कर रहे थे अणु संख्या गुणधर्म के, भी इस पर क्या फर्क पड़ता है। इसमें मान लीजिए आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, जैसे चीनी मिला दी मान लो, और चीनी मिला दी। अब चीनी के मोलिक्यूल घुस जाएंगे अंदर, कहीं ना कहीं जगह ले लेंगे। अब जगह ले लेंगे तो क्या होगा, ये खुद तो वेपर में कन्वर्ट हो ना सकते, ये नीचे की जो लेयर है उन्हें भी ढक लेंगे और इन्हें भी वेपर में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। तो हमें क्या टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा। जितना हम टेम्परेचर 100 डिग्री पे हो रहा था काम, अब 100 डिग्री पे ना हो रहा। अब मान लीजिए हमने सॉल्यूशन बना लिया, इसका हम देख रहे हैं ये उबल रहा है 101 डिग्री सेंटीग्रेड पर। भाई पहले 100 पर उबल रहा था, 101 पर उबल रहा है, मतलब इतने पर इसकी वेपर बननी शुरू हुई। तो जो सॉल्यूशन बना उसका जो हमारा क्वथनांक कितना आया, 101 डिग्री। शुद्ध पानी का कितना था, 100 डिग्री। तो ये क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हुई, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की। यही वृद्धि क्या हमारी कहलाती है, क्वथनांक में उन्नयन। इसे हम डेल्टा टीवी से व्यक्त करते हैं, डेल्टा टीवी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। भाई इतना एलिवेट हो गया, जितना ज्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक बढ़ता चला जाएगा।
ठीक है गाइस, तो ये तो था हमारा बॉइलिंग पॉइंट। एक इसमें है फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी आप समझ लो, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट हिंदी में कहते हैं इसे हिमांक। हिम मतलब आइस, बर्फ, बर्फ बन जाना मतलब जम जाना। वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव अवस्था का जो भी कोई पदार्थ है वो किस में बदल जाए, ठोस में बदल जाए, उसे हम हिमांक कहते हैं। अब पानी के लिए बात करें अगर, पानी की, शुद्ध पानी हमारा H2O, तो सभी जानते होंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम बर्फ कहते हैं। सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो आइस के रूप में जानते हैं हम इसे। इसमें भी आप क्या करते हैं, मान लीजिए हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, जैसे हमने यहाँ चीनी मिला दी, मान लो चीनी मिला दी, तो अब क्या होगा, ये 0 पे नहीं जमेगा, अब क्या घट जाएगा, कमी आ जाएगी। देखिए क्या था, क्वथनांक तो बढ़ रहा था, बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ रहा था, लेकिन जो हिमांक है वो घटेगा। अब 0 से घटेगा तो कहां जाएगा, माइनस में जाएगा, सीधी सी बात है। मान लीजिए -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम रहा, जितना ज्यादा मिला तो वो उतने ही कम पर, मतलब कि जो हिमांक है उसमें कमी आती चली जाएगी। ओके गाइस, फिर आता देखिए ओस्मोटिक प्रेशर, वो भी चलो डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। फिलहाल तो हमें ये क्लियर होने चाहिए, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमें पता होना चाहिए। और इसमें जो क्लियर है, देखिए हमने शुरू से बात करी है, पहला क्या था, जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प घटेगा, कब घटेगा, जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में मिलाएंगे। फिर था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब एलिवेट करेगा, क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करेगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा, कब, जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसके अंदर मिलाएंगे। और जो नेक्स्ट था हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हिमांक में अवनमन, हिमांक में कमी आ जाएगी, कोई हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हम पढ़ेंगे इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें देखिए 4 वीडियो मैं अभी बनाऊंगा हर एक टॉपिक की। जैसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वहां राउल्ट आ जाएंगे, राउल्ट साइंटिस्ट है, वहां राउल्ट का नियम आएगा। राउल्ट के नियम के आधार पर हमें जरूरत पड़ी, जो हमने रिलेटिव लिया है उसे सीधे से डायरेक्ट नहीं लिया, हम सीधे भी कह सकते हैं भाई वाष्प में अवनमन, सही है, वाष्प में अवनमन, वाष्प में जो कमी होती है वो क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणु संख्या गुणधर्म है। क्योंकि हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला रहे हैं, उनके अणुओं की वजह से वाष्प में कमी आ रही है, तो हम वाष्प में अवनमन को क्या कहेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, अणु संख्या गुणधर्म कहेंगे। लेकिन वहां राउल्ट का नियम आ जाता है, वहां से फार्मूला निकल कर आता है, तो वहां पर रिलेटिव लोअरिंग में भी, मतलब जो रिलेटिव लोअरिंग के रूप में आता है, इसलिए हम इसे रिलेटिव लोअरिंग मीन्स आपेक्षिक अवनमन के रूप में जानते हैं। ठीक है दोस्तों।